हेलो एवरीवन, दिस इज दीक्षा राठौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो चाइल्ड साइकोलॉजी डेवलपमेंट एंड लर्निंग से ये रिलेटेड ये एमसीक्यूज़ हैं जो हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक वाइज क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करेंगे जो आपके सभी टेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक कर देना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को भी सब्सक्राइब करें। लास्ट में आपको क्विज क्वेश्चन मिलेगा जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है। तो शुरू कर लेते हैं। आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर, तो क्वेश्चन को देखिए। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है गॉल्टन, हल, वुंट या वॉटसन। तो आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप ना वीडियो को पॉज कर लिया करो, ठीक है। तो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी विलियम वुंट ने। तो यहाँ आप अपना आंसर देख सकते हो, विलियम वुंट ने जो है इसकी स्थापना की थी। और कब की थी? 1879 में, ठीक है, जर्मनी के लिप्जिंग स्थान पर, ठीक है डियर। तो प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी विलियम वुंट ने 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग स्थान पर। तो ये पॉइंट आपको याद कर लेना है। अगला जो क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? ऑप्शन है 1947, 1920, 1940 या 1900। तो शिक्षा मनोविज्ञान यानी एजुकेशन साइकोलॉजी की उत्पत्ति का जो वर्ष है वो कौन सा है? तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा डी आंसर, ठीक है डियर। डी आंसर जो है बिल्कुल सही है, 1900। ओके। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है? ऑप्शन है कला, विज्ञान, विद्यात्मक विज्ञान या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है? तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा विद्यात्मक विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंधित है? ऑप्शन देख लीजिए, सामाजिक दर्शन, मीडिया, मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान या शिक्षा समाजशास्त्र। तो एक टीचर को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो ये रिलेटेड है शिक्षा मनोविज्ञान से, एजुकेशन साइकोलॉजी से। थर्ड आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास, प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग जो है किस शास्त्र में किया जाता था? ऑप्शन देख लीजिए, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र या शिक्षा शास्त्र। तो प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था? तो यहाँ पर अपना आंसर देखिए, बी आंसर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, दर्शन शास्त्र। बी आंसर सही है। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए। ऑप्शन है इससे शिक्षक को आत्म संतुष्टि मिल सके, इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके, इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके, या इसके जो आगे ऑप्शन है वो देख लीजिए। इसका अगला जो ऑप्शन है कि भाई इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। तो यहीं पर यही आंसर हमारा सही हो जाएगा, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। डी आंसर जो है यहाँ पर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है? बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान, शिक्षा की समस्याओं का समाधान, बाल केंद्रित शिक्षा या व्यक्तिगत विभिन्नताओं की समस्या। तो शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है, तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, ये है व्यक्तिगत विभिन्नताओं की समस्या। क्योंकि हर बच्चा इंडिविजुअली जो है डिफरेंट होता है, डिफरेंट टाइप्स की उसमें जो है प्रॉब्लम्स होती हैं। ओके, तो 7 का आंसर सही हो जाएगा, डी आंसर। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है? विषय केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, क्रिया केंद्रित शिक्षा या बाल केंद्रित शिक्षा। तो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल होता है, सबसे बड़ा जो योगदान होता है ना डियर, वो होती है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, ठीक है, कि बच्चे को केंद्र में रखकर ही जो है शिक्षा प्रोवाइड कराई जाए। डी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है। पारिस्थितिकी प्रणाली सिद्धांत जो मूल रूप से उरी ब्रोफेर ब्रेनर द्वारा तैयार किया गया 4 प्रकार के नेस्टेड पर्यावरण प्रणालियों को निर्दिष्ट करता है, जिन्हें डैश भी कहा जाता है।
प्रभावशाली अवधारणा, मानव विकास, मानव पारिस्थितिकी या बौद्धिक विकास। तो 9th में आंसर क्या सही हो जाएगा? वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको ध्यान से देख लीजिए। आंसर सही हो जाएगा मानव पारिस्थितिकी। सी आंसर जो है यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही है। व्यक्ति बिना किसी अंतर्निहित मानसिक प्रकरण के पैदा होते हैं और इसलिए सभी ज्ञान, अनुभव या धारणा से आते हैं। इस धारणा को डैश के रूप में संदर्भित किया जाता है। ऑप्शन है मासूम नोटा, तबुला नोटा, मासूम मनोस्थिति, तबुला रोस, मासूम पहिला, तबुला प्राइमस या मासूम नोवस, तबुला नोवस। तो क्या आंसर सही हो जाएगा? 10 का बी आंसर बिल्कुल सही है। मासूम मनोस्थिति, मन की स्थिति जो होती है, बी आंसर यहाँ पर सही है कि भाई इसमें लिखा है कि व्यक्ति बिना किसी अंतर्निहित मानसिक प्रकरण के पैदा होते हैं, यानी मतलब उनके मेंटल डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं हुआ होता है, क्योंकि वो तो जब वो पैदा हो जाता है उसके बाद वो जो है प्रतिरूपों को सीखता है। ठीक है, तो व्यक्ति बिना किसी अंतर्निहित मानसिक प्रकरण के पैदा होते हैं, इसलिए सभी ज्ञान, अनुभव या धारणा से आते हैं। कि सभी जो ज्ञान होते हैं, नॉलेज जो होती है, वो एक्सपीरियंसेस से आती है। तो इस धारणा को मासूम मनोस्थिति यानी मन की जो स्थिति है उसके रूप में संदर्भित किया गया है। बी आंसर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वृद्धि की विशेषता का प्रतिनिधित्व नहीं करता? ऑप्शन है यह एक मात्रात्मक पहलू है। अगला देख लीजिए, इसमें जो बताया है, ठीक है, यह मापने योग्य नहीं है, यह जीवन पर्यंत नहीं है, यही केवल शारीरिक विकास को दर्शाता है। तो वृद्धि की जो विशेषता नहीं है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा बी आंसर कि यह मापने योग्य नहीं है। तो बी आंसर जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि डियर इसमें पूछा है कि वृद्धि की जो विशेषता नहीं है कि यह मापने योग्य नहीं है, ये कथन जो है सही नहीं है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं है बताना है। सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है या शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुखी प्रक्रिया है। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं है बताना है। तो सी आंसर बिल्कुल सही है कि विकास जो है एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, क्योंकि डियर विकास जो होता है ना, ये कैसी प्रक्रिया है? गुणात्मक प्रक्रिया है, गुणात्मक और परिमाणात्मक। तो जो कथन सही नहीं है वो है सी आंसर। सी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जाति में विकास होता है किशोरावस्था के अंत तक, बाल्यावस्था के अंत तक, प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ तक या जीवन पर्यंत? तो मानव जाति में विकास जो होता है ये जीवन पर्यंत होता है ना, कंटिन्यू प्रोसेस चलता है, गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है। तो डी आंसर बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वृद्धि और विकास एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, विकास एक सतत प्रक्रिया है, वृद्धि विकास का ही एक भाग है, या विकास कार्यक्षमता, कार्यकुशलता और व्यवहार में आने वाले गुणात्मक परिवर्तनों को प्रकट करता है। तो कौन सा कथन सही नहीं है वो आपको बताना है। 14 में चूज कर लीजिए। तो 14 में आंसर सही हो जाएगा ए आंसर, वृद्धि और विकास एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। डी पर्यायवाची नहीं है, मतलब सिमिलर नहीं है। ठीक है, तो आंसर सही हो जाएगा फर्स्ट आंसर। निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है? विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है, विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभाव्य क्षमता का विकास करना है, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं, या प्रारंभिक विकास बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो 15 में आंसर क्या सही होगा? विकास के संबंध में सही नहीं है। तो आंसर सही हो जाएगा सी आंसर कि विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं। सी आंसर बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन है विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं, विकास उकसाने बढ़ावा देने से होता है, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, या विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता होती है। तो जो कथन सत्य नहीं है वो हमें बताना है।
तो 16 में आंसर सही हो जाएगा। यहाँ आप अपना आंसर देख सकते हो कि विकास जो है उकसाने बढ़ावा देने से होता है, ये बिल्कुल गलत है, ये सत्य नहीं है। तो बी आंसर बिल्कुल सही है। मानव विकास है मात्रात्मक, गुणात्मक, कुछ सीमा तक अमापनीय, या ए और बी। तो मानव विकास जो है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट, ए और बी दोनों हैं, मात्रात्मक भी और गुणात्मक भी। तो आंसर सही हो जाएगा डी आंसर। डी आंसर बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से अधिगम संबंधी कौन सा कथन सही नहीं है? इसे उचित वातावरण चाहिए, परिपक्वता का इससे कोई संबंध नहीं है, सहायक सामग्री अधिगम में मदद करती है, या अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा महत्वपूर्ण है। तो जो कथन सही नहीं है अधिगम संबंधी, लर्निंग से रिलेटेड, तो ऑप्शंस पढ़ लीजिए। तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा कि परिपक्वता का इससे कोई संबंध नहीं है। तो जो कथन सही नहीं है वो है बी आंसर। अधिगम एवं परिपक्वता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता है तो मनुष्य केवल निम्नतम स्तर तक ही सीमित रह जाते हैं। वंशानुक्रमण संभाव्य क्षमता की सीमा के कारण बालक एक निश्चित सीमा से आगे तक विकसित हो सकते हैं। बालक विकास की दृष्टि से जब सीखने के लिए तैयार होते हैं तभी वे अधिक प्रयास करने के द्वारा सीख सकते हैं, या बालक की अंतर्निहित शक्तियों को बिना समय विचारे विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। जो कथन सही है कि यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता है तो बालक जो है मनुष्य जो है केवल निम्नतम स्तर तक ही सीमित रह जाते हैं। ठीक है, जो कथन सत्य है। तो यहाँ पर आंसर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें कहा है कि डियर अगर मैच्योरिटी तक ही सीखना होता है ना, तो क्योंकि मैच्योरिटी तो वृद्धि तो जो है 18 साल तक जो है हो जाता है ना। तो यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता है कि भाई ह्यूमन डेवलपमेंट सिर्फ मैच्योरिटी से होता है, तो मनुष्य जो है केवल बहुत कम लेवल पर ही जो है वो सीमित रह जाएगा, है ना। तो ए आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्राय सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है, कुल मिलाकर हानिकारक होता है, दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है, या लाभकारी हो या हानिकारक, यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। तो 20 में आंसर होगा हमारा राइट आंसर डी आंसर। लाभकारी हो या हानिकारक, इस बात पर यह डिपेंड करता है कि ट्रेनिंग में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। आंसर क्या सही हो जाएगा? डी आंसर। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का डैश से। तो इसके ऑप्शन देख लीजिए। तो उद्दीपन का जो संबंध होता है, ऑप्शन देख लीजिए, परिवर्तन, प्रतिक्रिया, प्रयास या परिणाम। तो उद्दीपन का संबंध होता है प्रतिक्रिया से, रिएक्शन से। बी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश को परिपक्वता कहा जाता है? पारिवारिक हस्तक्षेप, सांस्कृतिक प्रभावों के कारण एक परिवर्तन, प्राकृतिक जैविक विकास, या पर्यावरणीय दबावों के कारण परिवर्तन। तो डैश को परिपक्वता कहा जाता है। तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा 22 में, वो है प्राकृतिक जैविक विकास को। ठीक है, सी आंसर जो है यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से क्या एक शिक्षार्थी की परिपक्वता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन देख लीजिए। यह व्यक्तिगत विकास की एक सतत प्रक्रिया है, यह संज्ञानात्मक क्षमताओं से संबंधित है, विशिष्ट वातावरण की आवश्यकता होती है, या कुछ विशिष्ट आयु में होता है। तो आंसर 23 में आंसर सही हो जाएगा। वो है ए आंसर की यह व्यक्तिगत विकास की एक सतत प्रक्रिया है। ए आंसर बिल्कुल सही है। डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन को पहले आप समझा करो, ठीक है। इसी तरह के एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएंगे। यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है, या वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। तो डैश के अलावा, तो एक जो डैश के अलावा जो है हमें चूज करना, यानी एक जो नेगेटिव है वो हमें चूज करना है। तो सी आंसर बिल्कुल सही है कि यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। ठीक है, बाकी 3 ऑप्शन तो पॉजिटिव होंगे, ये थोड़ा नेगेटिव है जो अलावा में आएगा। तो सी आंसर बिल्कुल सही है।
और ये क्वेश्चन जो है आपके यूपी टेट, रीट, एमपी टेट, सुपर टेट सभी के लिए इंपॉर्टेंट है डियर। ठीक है, आजकल अधिकतर विद्यालयों में संभागी समूह के लिए प्राथमिक ध्यान आधारित होता है ग्रेड स्तर पर, आयु स्तर पर, योग्यता स्तर पर या छात्र अनुस्तर पर। तो 25 में आंसर जो है हमारा बिल्कुल सही है, आयु स्तर पर। ठीक है, बी आंसर बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो अध्यापक यह विश्वास करता है कि विकास प्रकृति की वजह से होता है वह अनुभव प्रदान करने को महत्व नहीं देता। प्रारंभिक अनुभव महत्वपूर्ण होते हैं और अध्यापक का हस्तक्षेप भी महत्वपूर्ण होता है। प्रारंभिक जीवन की नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से कोई भी अध्यापक बचाव नहीं कर सकता, या व्यवहारात्मक परिवर्तन के संदर्भ में विकास वातावरणीय प्रभावों के फलस्वरूप होता है। तो इसमें जो कथन सत्य नहीं है, सही नहीं है, तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और यहां पर आंसर सही हो जाएगा। सी आंसर जो है बिल्कुल सही है कि प्रारंभिक जीवन की नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से कोई भी अध्यापक बचाव नहीं कर सकता। इसमें पूछा था कि जो सही नहीं है वो है सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर है? माता पिता, वातावरण, विद्यालय का वातावरण या समाज? तो बालक का प्रारंभिक विकास जो है मुख्यतः किस पर डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है माता पिता पर। ठीक है, पेरेंट्स पर डिपेंड करता है। ए आंसर बिल्कुल सही है। वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं पर्यावरण, स्वास्थ्य, आहार या ये सभी? तो ग्रोथ को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? तो डी आंसर बिल्कुल सही है, ये सभी। डी आंसर बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? ऑप्शन देख लीजिए। पिछले कुछ शताब्दियों से बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। एक समान जुड़वा बच्चे जिनका लालन पालन भिन्न घरों में हुआ, उनकी बुद्धि लब्धि 0.75 के समान उच्च है। शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं। या कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं का जल्दी प्रक्रमण करते हैं जबकि उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते। तो क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? तो 29 में आंसर यहां पर सही हो जाएगा। ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ए आंसर जो है यहां पर हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जन्मोत्तर जन्म के बाद की विकास की दूसरी प्रमुख अवस्था है। तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है। गर्भावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या बाल्यावस्था। ठीक है डियर, ये क्वेश्चन जो है आपका क्विज का क्वेश्चन है। लिखना है क्विज आंसर और 30 का जो भी आंसर होगा आपको लिख देना है। बाकी इसका आंसर जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जब मैं क्वेश्चन आगे डिस्कस करूंगी ना, तब मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी। ठीक है, तो यही थे आज के हमारे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके साइकोलॉजी, डेवलपमेंट, लर्निंग से इंपॉर्टेंट है। अभी रहते हैं कुछ क्वेश्चन जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट में देना है। और डियर, जो मुझसे कांटेक्ट करना चाहता है तो यहाँ मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकता है 8295024375। तो यहाँ आप मुझसे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी कुछ पूछना है आप मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय, रब रखा, जय भोलेनाथ।